डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोमेटलर्जी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। नेक्स्ट केस हम करने जा रहे हैं एल्यूमिनोथर्माइड रिडक्शन। क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं एलिंगम डायग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो कर्व है वो क्रोमियम ऑक्साइड की कर्व से नीचे लाई करती है। इसका मीनिंग क्या होगा? जो एल्यूमिनियम है वो क्रोमियम ऑक्साइड के लिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सब्सटेंस हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं, यहाँ पर जो क्रोमियम प्रोड्यूस हो रहा है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट हीटिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थर्मोडायनेमिकली ये फिजिबल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्सटेंस सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, जो क्रोमियम है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे प्रोसेस क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर हीटिंग परफॉर्म करते हैं। कार्बन रिडक्शन ऑफ सल्फाइड और हम नहीं करते हैं। हमने क्या किया था? पहले रोस्टिंग कर सल्फाइड को किस में कन्वर्ट किया था? ऑक्साइड में। अगर हम सल्फाइड को डायरेक्टली कार्बन के साथ रिड्यूस करें तो क्या होगा? यहां पर कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है। अगर आप ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? लिक्विड। तो किस प्रोसेस की एंट्रोपी ज्यादा होगी? इस प्रोसेस की एंट्रोपी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होती है। तो जिस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा वो प्रोसेस हाईली स्पॉन्टेनियस होगा। रिडक्शन हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड is thermodynamically more stable than comparison to carbon disulfide. So we use carbon reduction for oxide, not for sulfide. Clear? Next step है after reduction, refining of crude metal. रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल अभी हमने ऑब्टेन किया है उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ऐसे मेटल को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल। रिफाइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ removal of impurities from crude matter। जिस प्रोसेस में हम क्रूड मेटल से इम्प्योरिटीज का रिमूवल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग। जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा वहां पर कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, मेटल का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो कुछ टेक्निक हम कवर करने जा रहे हैं।
फर्स्ट है लिक्वेशन। हमें नाम से पता चल रहा है यहां पर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर कर मेटल को रिफाइन करेंगे। दिस मेथड is used when high melting point difference between metal and impurities. For example, tin, lead, mercury, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो यहां पर हम इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर कर मेटल को इम्प्योरिटी से सेपरेट करेंगे। ये काम हम करते कैसे हैं? एक फर्नेस के अंदर हमने इंक्लाइंड सरफेस लिया हुआ, इसे हम बोल रहे हैं स्लोपिंग हर्थ, और यहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो है इनर्ट। तो जिस भी मेटल को आपको रिफाइन करना है उसको हम टॉप ऑफ अर्थ पर प्लेस करेंगे। अब हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो मेटल मेल्ट होगा, फ्लो करेगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इंप्योरिटीज भी साथ में फ्लो करेंगी लेकिन वो अभी सॉलिड है। अब देखो लिक्विड इस बैरियर को क्रॉस कर कर जाएगा तो कुछ इंप्योरिटीज यहां पर रुक जाएंगी। तो ये आगे फ्लो करता हुआ जा रहा है, फिर से बैरियर आया तो लिक्विड तो क्रॉस कर कर जा पा रहा है लेकिन सॉलिड पोर्शन का कुछ पार्ट वहां पर रह जाएगा। तो इस तरीके से इंप्योरिटीज मेटल से सेपरेट हो जाएंगी। तो यहां पर हम मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर कर सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए मेथड का नाम क्या है? लिक्वेशन। हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम 100% प्योर मेटल को ऑब्टेन कर पाए। यहां पर प्योरिटी 98, 99 उसके अराउंड या 95% हो सकती है, डिपेंड कर सकता है कि हमने कितने बैरियर यहां पर क्रिएट किए हैं। सेकंड मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। दो लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका हम कब यूज करेंगे? जब हाई डिफरेंस होगा किसमें? मेटल एंड इम्प्योरिटीज। टिन, लेड, मरकरी, बिस्मुथ, ये कुछ मेटल हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दीज मेटल। तो हम क्या करेंगे? इम्प्योर मेटल को हीट करेंगे। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो पहले तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जो इम्प्योरिटीज है उनका ज्यादा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, इसलिए वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। हम मेटल के वेपर्स को कलेक्ट कर लेंगे और कंडेंस कर देंगे, और कंडेंस करने के बाद वो इम्प्योरिटीज से सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां पर हमने वेपर में कन्वर्जन कर कर मेटल को इम्प्योरिटीज से सेपरेट किया है, इसलिए इस टेक्निक को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट टेक्निक
वेपर फेज रिफाइनिंग। जिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे, तो वहां पर आप डिस्टिलेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक केमिकल के साथ इम्प्योर मेटल को ट्रीट कर रहे हैं। मेटल केमिकल के साथ रिएक्ट कर कर अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड बनाएगा। इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं कर रही हैं, वो सॉलिड पोर्शन में रहेंगी। इन वेपर्स को या अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड को हम कलेक्ट कर लेंगे, सेपरेट कंटेनर में हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे, क्योंकि अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड है तो डिकम्पोज होकर आपको वापस मेटल दे देगा और केमिकल रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर हम इम्प्योर मेटल को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकली, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग। इन दिस impure metal treated with suitable chemical to form unstable volatile compound while impurities do not. The unstable volatile compound on heating decompose to give pure metal. तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जाए इस मेथड का, इस टेक्निक का, तो आपको यही राइट करना है। इम्प्योर मेटल को जब आप किसी केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं तो मेटल तो अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बना रहा है, इम्प्योरिटीज अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड नहीं बना पा रहे, इसलिए हम उनको सेपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक वेपर है और एक दूसरा क्या है, सॉलिड है। इस प्रिंसिपल के बेस पर हम कुछ मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं, जैसे मोन्स प्रोसेस। किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। निकल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड बना रहा है, जिसका नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। तो यहां पर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन मॉन्स प्रोसेस। तो आप लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद निकल फॉर्म अनस्टेबल वोलाटाइल कंपाउंड। इंप्योरिटीज यहां पर रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो वो सॉलिड पोर्शन में रहेंगे। इन वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे, हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे, क्योंकि अनस्टेबल है डिकम्पोज हो जाएगा, हमें प्योर मेटल प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हम निकल के लिए इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही वन आर्कल मेथड है, इसको हम यूज करते हैं जिरकोनियम, हाफमेनियम, टाइटेनियम।
यहां पर जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं आयोडीन। जब आप टाइटेनियम को आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो ये अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बना रहा है। ये वेपर्स की फॉर्म में, इन वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे और हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफमेनियम, निकल, इन सब के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वेपर फेज रिफाइनिंग का, क्योंकि पार्टिकुलर केमिकल के साथ रिएक्ट कर कर अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड बना रहे हैं और यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो इस केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जॉन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। जोन का मीनिंग होता है पोर्शन। जैसे ये मार्कर पीस है तो यहां पर ये ब्लैक जोन है और ये क्या है? व्हाइट जोन। हम अपनी कंट्री के भी जोन डिवाइड करते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन। तो जोन का मीनिंग होता है पोर्शन। हम यहाँ पर पूरे मेटल को एक साथ रिफाइन नहीं करेंगे, उसके एक पार्ट को रिफाइन करेंगे, फिर अदर पार्ट को, देन अदर पार्ट। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? जोन रिफाइनिंग। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। अगर आपने किसी चीज को कंप्लीटली मेल्ट कर दिया तो जब आप उसका सॉलिडिफिकेशन करेंगे वो सारा एक साथ सॉलिडिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो पार्ट वाइज सॉलिडिफाई हो रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। प्रिंसिपल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। impurities are more soluble in molten metal than in solid matter। अगर इम्प्योरिटी के कांटेक्ट में मेटल की दो फॉर्म हो, एक लिक्विड और एक सॉलिड, इम्प्योरिटीज कहां पर जाना प्रेफर करती हैं? लिक्विड मेटल में। ऑन क्रिस्टलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन, मेटल फर्स्ट क्रिस्टलाइज while impurities later on। जब आप इम्प्योर मेटल को मेल्ट कर देते हैं और उसकी कूलिंग करते हैं तो उस केस में जो मेटल है वो अपना लैटिस बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इम्प्योरिटीज लैटिस का पार्ट लेट में बनती हैं। जब कंप्लीट लैटिस बन जाएगा उसके बाद इम्प्योरिटीज अपना प्लेस एक्वायर करेंगे। तो ये जो मेथड है इनके ऊपर बेस्ड है। इस मेथड में हम करते क्या है? जिस भी मेटल को हमें प्योर करना है, रिफाइनिंग करनी है, उसको हम रोड शेप में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? सर्कुलर हीटर की हेल्प से ये एक सर्कुलर हीटर है,
इसकी हेल्प से एक पोर्शन को हीट करेंगे, तब तक हीट करेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, और ये काम हम कर रहे हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में। जब हम इस पोर्शन को मेल्ट कर देंगे तो हम इस सर्कुलर हीटर को आगे मूव करवाएंगे, इसके नेबरिंग पोर्शन को हीट करेंगे। तो अब हमारे पास दो जोन होंगे, मान लीजिए हमने इसको आगे मूव कर दिया, जोन अंडरगोज सॉल्डिफिकेशन। जब मोल्टन पार्ट की कूलिंग होती है तो उसका क्या होगा, सॉल्डिफिकेशन होगा। और यहां पर जो मेटल पार्ट है मेल्ट हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, तो क्या होगा, जो यहां पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो दो चीजों के कॉन्टेक्ट में, एक वो मेटल पार्ट जो सॉल्डिफाई होने जा रहा है और दूसरा मेटल पार्ट जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इम्प्योरिटीज कहां पर जाना प्रेफर करेंगी, मोल्टन मेटल में, क्योंकि इम्प्योरिटीज किसमें ज्यादा सोल्यूबल है, मोल्टन मेटल में। जब ये पार्ट मेल्ट हो जाएगा तो हम इससे आगे मूव करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस होगा। तो आप क्या देखेंगे, इम्प्योरिटीज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में माइग्रेट हो रही है, अप टू एंड माइग्रेट होंगी, एक साथ 100% इम्प्योरिटीज माइग्रेट नहीं होंगी। मान लीजिए यहाँ पर 100 इम्प्योरिटीज थी, तो 80-90 इम्प्योरिटीज इस पार्ट में चली गई, फिर यहाँ से 80-90% इम्प्योरिटीज इधर चली गई। तो इस प्रोसेस को हम बिगनिंग से 4-5 टाइम्स रिपीट करेंगे ताकि सभी इम्प्योरिटीज एक एंड की तरफ कलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम उस एंड को कट कर देंगे, जो रिमेनिंग मेटल होगा वो क्या होगा, प्योर मेटल होगा। तो इस मेथड का हम तभी यूज करते हैं जब आपको ऑलमोस्ट प्योर मेटल चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने की कॉस्ट हाई है। तो जहां पर आपको 100% प्योरिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 99% प्योरिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वहां पर हम इस टेक्निक का यूज नहीं करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड when almost pure metal required। इलेक्ट्रॉन चिप्स के अंदर हम सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज करते हैं, वहां पर उनकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो जब भी आपको ऑलमोस्ट प्योर मेटल चाहिए तो उस केस में हम जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं। रिफाइनिंग में नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम दो टेक्निक यूज करते हैं, पैसेमराइजेशन और क्यूपलेशन। ये जो हम नेम लिख रहे हैं कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस कंटेनर में आप रिफाइनिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं उसके बिहाफ पर हम इसका नेम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बेसिमर कन्वर्टर के अंदर, बेसिमर कन्वर्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप की फर्नेस है जिसे हम टिल्ट कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बेसिमराइजेशन। क्यूपल एक बोर्ड शेप्ड कंटेनर है, तो यहाँ पर हम रिफाइनिंग प्रोसेस को क्यूपल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, क्यूपलेशन। पैसिमराइजेशन हम कब यूज करते हैं, जब मेटल के अंदर नॉन मेटल की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल आयरन के अंदर कार्बन, सल्फर या फास्फोरस की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, तब हम यूज करेंगे पैसिमराइजेशन। जैसे हमने मेटलर्जी ऑफ आयरन कवर किया था, वहां पर जो आपको आयरन मिला था उसे हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन। पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करना और रोट आयरन में कन्वर्ट करना हो तो हमें कार्बन कंटेंट को कम करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे, पैसिमराइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो जब
किसी भी मेटल के अंदर नॉन मेटल की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो हम यूज करते हैं बेसेमराइजेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को बेसेमर कन्वर्टर में प्लेस करेंगे, फिर हम हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जो नॉन मेटल है वो वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, फास्फोरस P4O6 या P4O10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वोलेटाइल ऑक्साइड एस्केप कर जाएंगे, लिविंग बिहाइंड प्योर मेटल। क्यूपलेशन में अभी हमने कवर किया, एक बोर्ड शेप कंटेनर है, इस क्यूपल के अंदर हम मोल्टन मेटल को प्लेस करेंगे, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास करेंगे, तो वहां पर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी वो वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका हम कब यूज करते हैं, जब सिल्वर के अंदर लेड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो हम मोल्टन सिल्वर को क्यूपल में प्लेस करेंगे, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जो लेड है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिथरेज। ये वोलेटाइल ऑक्साइड है तो ये एस्केप कर जाएगा, आपको प्योर सिल्वर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर। नेक्स्ट मेथड पॉलिंग। इस मेथड का हम यूज तब करते हैं जब मेटल के अंदर उसी के ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कॉपर के अंदर कॉपर ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इस मेथड में हम मोल्टन मेटल को एक कंटेनर में प्लेस करेंगे। इस मोल्टन मेटल को हम ग्रीन वुडन पोल की हेल्प से स्टीयर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वुडन पोल का यूज कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, पॉलिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट के एक्शन की वजह से वुडन पोल में से हाइड्रोकार्बन रिलीज होंगे। अब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन ग्रैब करेंगे और उसको मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वुडन पोल का यूज किया, इसलिए मेथड का नाम क्या है, पोलिंग। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोम का मीनिंग होता है कलर, ग्राफ का मीनिंग होता है पैटर्न। तो यहाँ हम कलर पैटर्न जनरेट कर मेटल को इम्प्योरिटीज से सेपरेट करेंगे। इस मेथड का हम तभी यूज करते हैं जब आपको लैब के लिए स्मॉल क्वांटिटी में प्योर मेटल चाहिए। इंडस्ट्री में हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को डिजोल्व करते हैं एक सुटेबल सॉल्वेंट में, जहां पर मेटल भी सॉल्यूबल हो, इम्प्योरिटीज भी सॉल्यूबल हो। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे एक कॉलम के अंदर, जिसके अंदर हमने एडजॉर्बेंट को फिल किया हुआ, सिलिका जेल और एल्यूमिना। जब आप सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उस केस में यहाँ पर केमिकल अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी 3 सब्सटेंस है, ए को तो हम कंसिडर कर ले मेटल, बी और सी हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटीज। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम नहीं है, इसलिए उनका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिसका एब्जॉर्प्शन कम है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इन तीनों का फिजिकल और केमिकल नेचर डिफरेंट है, इसलिए ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ये अलग अलग एक्सटेंट पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और सेपरेट हो रहे हैं। हम कलर के बेस पर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट कलर देखने को नहीं मिलते हैं तो हम यहाँ पर कूलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, हीटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ फर्दर केमिकल ऐड कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर हमें अलग अलग कलर मिल जाए। तो यहाँ पर हमने कलर जनरेट कर दिए, इसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफ। अब हमें क्या करना है, इन कलर कंपोनेंट को अलग अलग करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। The separation of metal from impurities with the help of chromatography is called elution.
तो यहां पर हम सेम सॉल्वेंट या सुटेबल सॉल्वेंट फिर से ऐड करेंगे। सॉल्वेंट जब हम ऐड करेंगे तो ये पार्टिकल्स फर्दर मूव करेंगे, क्योंकि तीनों का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग है, तो तीनों की ट्रेवल करने की स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए ये सेपरेट हो रहे हैं। फाइनली यहाँ पर रीच करेगा, इसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, इसको दूसरे कंटेनर में और इसको तीसरे कंटेनर। इस तरीके से हम यहाँ पर कलर बैंड जनरेट कर कर इनको सेपरेट कर पा रहे हैं। सेपरेशन के प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इल्यूशन, और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन के बेस पर। क्लियर? नेक्स्ट टेक्निक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल को इम्प्योरिटी से सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड impure metal rod taken as anode, while pure metal rod taken as cathode and dipped in respective salt solution. On passage of electricity, metal from anode get oxidized. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और अटैक इलेक्ट्रोड लेंगे तो एनोड पर मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इम्प्योर कॉपर रोड को एज एनोड लिया है तो वहां पर जो कॉपर मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। द मेटल आयन goes into solution and migrate towards cathode and get reduced. कैथोड पर कॉपर आयन अप्रोच करेंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और इसका रिडक्शन होगा, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहां पर हम इम्प्योर कॉपर रोड को एज एनोड ले रहे हैं। एनोड के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस रोड को हम थिक ले रहे हैं। प्योर कॉपर रोड कैथोड हम ले रहे हैं जिसके ऊपर मेटल का डिपोजिशन होगा और इसे हम थिन ले रहे हैं। इनको हमने डिप किया है रेस्पेक्टिव साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। जिस भी मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी हो उसी का साल्ट सॉल्यूशन लेना है। जैसे हमें यहाँ पर कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेटल के साथ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है,
मेटल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन इम्प्योरिटीज का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज इसके नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, इसे हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका प्रेजेंट होगी, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, जिसकी हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, उससे लेस रिएक्टिव मेटल जिनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, वो ग्रेविटी के फैक्टर से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर मेटल एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो रहे हैं और डिपॉजिट हो रहे हैं। एनोड मड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो सिलिका और लेस रिएक्टिव मेटल, जिस भी मेटल की हम रिफाइनिंग कर रहे हैं उससे लेस रिएक्टिव, तो यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम प्रेजेंट है। क्लियर।